गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 अंतरंग पत्राचार पढ़ेंगे। अंतरंग का अर्थ होता है घनिष्ठ और पत्राचार मीन्स एक दूसरे को पत्र लिखना। तो जो पत्र अपने बहुत करीबी मित्र को लिखा जाए उसे हम अंतरंग पत्राचार कहते हैं। बच्चों, यह पाठ दो घनिष्ठ मित्रों जगदीश चंद्र बसु एवं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा एक दूसरे को लिखे गए पत्रों पर आधारित है। इस पाठ का मूल उद्देश्य पत्र विधा के माध्यम से लेखन कौशल के विकास के साथ साथ मित्रता व अपनापन जैसे नैतिक मूल्यों का भी विकास करना है। तो आइए सर्वप्रथम पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इस पाठ के लेखकों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तदुपरांत हम पाठ प्रवेश भी पढ़ेंगे। आइए जानते हैं जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनका जन्म सन 1858 में मैमनसिंह, अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिले के एक गांव रारीखाल में हुआ था। बचपन से ही उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से विशेष लगाव था। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजा गया, मगर 1884 में भौतिकी मीन्स फिजिक्स में डिग्री लेकर वे लौट आए। इन्होंने अपने शोध से विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व प्रमाणित किया, अर्थात इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर रिसर्च की। इनका मानना था कि जीवों, वनस्पतियों और निर्जीव पदार्थों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है और 23 नवंबर सन 1937 को इनका निधन हो गया। आइए अब जानते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में। ये एक कवि, साहित्यकार और दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जन्म सन 1861 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले और इकलौते भारतीय हैं। इनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभरे हैं। गीतांजलि, गोरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय गान, जिससे हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, जन गण मन, इसकी रचना भी इन्होंने ही की। रविंद्र संगीत और शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान इन्होंने स्थापित किए और सन 1941 में इनका निधन हो गया। आइए अब पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश में बताया गया है कि जिन दिनों बसु इंग्लैंड में अनुसंधान कर रहे थे, उन दिनों कवि गुरु रविंद्र को लिखे पत्रों में उनके साहित्य की खुलकर समालोचना भी किया करते थे और प्रशंसा भी किया करते थे, उत्साहवर्धन भी करते थे और उनका महत्व भी उजागर करते थे। दूसरी ओर रविंद्र भी अपने पत्रों में अपने मन की बात लिखने में संकोच नहीं करते थे, वह पारिवारिक बात हो या साहित्यिक। इसीलिए एक पत्र में उन्होंने यह तक लिख भेजा कि हिंदी में छपी अपनी कहानी पढ़कर उन्हें बहुत आनंद आया। अर्थात इस पाठ में इन दोनों मित्रों के द्वारा क्या क्या लिखा गया, किस तरीके से इन्होंने बात को लिया, उसकी आलोचना की या उसकी प्रशंसा की, इन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ को। बच्चों, यह पत्र जगदीश चंद्र बसु जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर को लंदन से 2 नवंबर 1900 को लिखा था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डेट मेंशन की गई है या जगह लिखी गई है वो राइट अलाइनमेंट है। लेकिन बच्चों, आजकल पत्र लिखने का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम पत्र लिखेंगे वो करंट पैटर्न के अनुसार ही लिखेंगे, अर्थात एड्रेस और डेट इत्यादि लेफ़्ट अलाइनमेंट ही होनी चाहिए। चलिए पत्र पढ़ते हैं। अब इन्होंने अपने मित्र के लिए संबोधन सूचक शब्द बंधु का इस्तेमाल किया है। बंधु अर्थात मित्र। तो वे अपने मित्र को लिखते हैं कि तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। पिछले 2 महीनों से मेरे मन में दिन रात संघर्ष चल रहा है कि यहाँ रहूँ या अपने देश लौट आऊँ। अर्थात उनके मन में संघर्ष चल रहा है, दुविधा चल रही है कि वे लंदन में रहें या भारत लौट आएँ। अब वे कहते हैं कि क्या तुम भी मुझे प्रलुब्ध करोगे। वो अपने मित्र को कह रहे हैं कि क्या तुम भी मुझे स्वदेश लौटने के लिए थोड़ा लालच दिखाओगे। अब आगे लिखते हुए वे कहते हैं,
कि जरा सोच कर देखें, यदि हम सब अपना अपना बोझ छिटक कर चल दें, तब कौन उस भार को वहन करेगा। अर्थात यदि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, तो उस काम को कौन करेगा। वो कहते हैं कि याद करके देखिए, 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था। अर्थात वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तुम स्वतः प्रवृत्त होकर मेरे निकट आए। अर्थात वे रविंद्रनाथ जी को बता रहे हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर 3 साल पहले अपने आप ही अपनी इच्छा से उनके पास आए थे। वे आगे लिखते हैं कि तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जनों के प्रबल स्नेह बंधन से आबद्ध हुआ। अर्थात एक एक करके उनके क्लोज फ्रेंड्स के बल से, यानी उनके क्लोज फ्रेंड्स की इच्छा से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। उन दोनों में मित्रता का बंधन स्थापित हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि आम लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। अर्थात जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो फैमिली रिलेशंस, फ्रेंड्स वगैरह के बंधनों में जकड़े रहते हैं। लेकिन जगदीश चंद्र बसु जी को किसी से, अर्थात वो इन बंधनों से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं और अपने कर्तव्यों पर ज़्यादा बल देते हैं। वे कहते हैं कि लेकिन फिर भी एक चीज़ है जिससे मैं अलग नहीं हो सकता। वो क्या है कि मैं उस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। आंचल यहाँ पर अर्थात वे मातृभूमि की बात कर रहे हैं कि वे सब बंधनों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने मातृभूमि के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि मैं कई बार बिना सोचे समझे लिखता हूँ और कई बार चेष्टा किए बगैर ही मेरे मन में बहुतेरे भाव उठते हैं। अर्थात बिना प्रयास, बिना कोशिश किए हुए ही मेरे मन में बहुत सारे भाव जागृत हो जाते हैं। बाद में मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि यह सब मेरे बावजूद हैं, मुझसे परे हैं। अर्थात मैं ऐसा तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है, कौन मुझे यह सब सुना जाता है। अर्थात मेरे मन में इस तरीके से भाव कैसे आ जाते हैं। वे आगे लिखते हैं कि मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है भारतवर्ष। यदि वहाँ रहकर मैं कुछ कर सका तो अपने जीवन को धन्य समझूंगा। स्वदेश लौटने पर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी, वह सब समझ रहा हूँ। यदि मेरा अभीष्ट अपूर्ण रह जाए तो उसे सहन कर लूँगा। यहाँ वे यह बताना चाहते हैं कि भारत ना लौट पाना ही उनके मन का सबसे बड़ा दुख है, दर्द है। वे भारत लौटकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि अपने जीवन को धन्य कर सकें। उन्हें ये भी पता है कि स्वदेश लौटने पर उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए यदि उनका अभीष्ट अधूरा रह जाए तो उसे भी वो सहन करने के लिए तैयार हैं। उनका अभीष्ट क्या था? रिसर्च वर्क। अर्थात वो अपनी रिसर्च वर्क को भी अधूरा छोड़कर भारत आने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं कि लंदन में न जाने कितने काम अभी अधूरे पड़े हैं, कह नहीं सकता। अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहाँ 2 बरस रह गया तो बहुत सारे काम संपन्न कर लूँगा। यहाँ जो तकलीफ़ हुई थी अब ठीक है, किंतु स्वदेश लौटने से पूर्व ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूँगा। अर्थात वो बता रहे हैं कि विदेश में भी उनके सारे काम अभी अधूरे पड़े हैं और वो यंत्र भी तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लग रहा है और वे चाहते हैं कि अगर वो 2 साल तक वहाँ रह गए तो अपने सारे काम पूरे कर लेंगे। तो यानी दुविधा की स्थिति में है कि वे लंदन में रहकर अपना अधूरा कार्य पूरा करें या भारत आकर अपने देश के लिए कुछ करें। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि शुरुआत में जब वो लंदन गए थे तो उन्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, जो कि पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। लेकिन भारत आने से पहले उन्हें एक ऑपरेशन करवाना है
और जिसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ बची हैं जिसको पूरी करके वो डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर देंगे, अर्थात अपना ऑपरेशन करवाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो करके सब कुछ डॉक्टर के हाथों छोड़ देंगे। जो होगा वो डॉक्टर ही देखेंगे। वे आगे लिखते हैं कि कई दिनों से तुम्हारी भेजी गई रचनाएं जो हैं वो मुझे नहीं मिली हैं, ज़रूर भेजना। अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर उन्हें अपनी कविताएं भेजते थे। उनकी कविताओं के बारे में वो लिखते हैं कि मेरी धारणा है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक स्पंदित करती रहेंगी। चिरकाल तक स्पंदित करती रहेंगी अर्थात काफ़ी लंबे समय तक उन्हें खुश करती रहेंगी। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह मुझे उद्वेलित करती हैं उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित करे, प्रज्वलित करे। यानी वो बता रहे हैं कि जिस तरह से उनकी कविताएं उन्हें उत्साहित कर देती हैं उसी तरीके से उनकी जो रचनाएं हैं वो असंख्य, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनेकों लोगों को भी उत्साहित करे और उनके जीवन में मातृभूमि के प्रति प्रेम को जागृत करे। ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना रखते हुए वो अपना जो पत्र है वो पूर्ण करते हैं। आइए बच्चों, अब अगस्त 1901 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते हैं। वे अपने पत्र में लिखते हैं कि बंधु, तुम्हारा चित्र पाकर बहुत खुश हुआ। कैसी सुंदर छवि अंकित हुई है। यह तस्वीर मेरे लेखन गृह की शोभा बढ़ाएगी। अर्थात यहाँ पर वे बता रहे हैं कि जगदीश चंद्र बसु जी ने उन्हें अपना कोई फ़ोटोग्राफ भेजा था जिसकी प्रशंसा वो यहाँ पर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि उनकी फ़ोटोग्राफ को वो अपने लेखन गृह में रखेंगे। लेखन गृह अर्थात जहाँ पर बैठकर वो अपनी कविता इत्यादि लिखते थे। वे आगे लिख रहे हैं कि शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ। वहाँ प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा। विलासिता की कहीं गंध मात्र भी नहीं होगी। अमीर गरीब सबको सादगी का पालन करना होगा। अर्थात एक ऐसा स्कूल जहाँ पर गुरुकुल के जैसे नियम कायदे कानून हो और बच्चों को कोई भी ऐशो आराम की वस्तु प्रोवाइड ना कराई जाए, अर्थात फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं दी जाएगी। अमीर और गरीब सबको एक जैसा ही साधारण जीवन जीना होगा। बच्चों, आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम जाते थे तो वहाँ पर चाहे कोई राजा का बेटा हो या किसी मंत्री का बेटा हो या किसी सैनिक का बेटा हो, सभी को एक जैसे ही नियमों का पालन करना होता था और एक जैसा ही साधारण जीवन व्यतीत करना होता था। तो इसी प्रकार का वो एक स्कूल खोलना चाहते थे। वे आगे लिखते हैं कि उपयुक्त अध्यापक लाख ढूंढने पर भी नहीं मिल पाते। इस युग की विद्या और उस युग की प्रकृति दोनों का एक जगह मिलन संभव नहीं। अर्थात वे ऐसे टीचर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो गुरुकुल के नियमों के आधार पर बच्चों को शिक्षा दे सके, लेकिन उन्हें थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है क्योंकि उन्हें पता है कि मॉडर्न एजुकेशन को प्राचीन तरीके से पढ़ाना थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक जगह मिलना संभव नहीं है। उन्हें लगता है कि किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। अर्थात उनकी विचारधारा है कि अगर हम कोई महान कार्य करें तो उस कार्य के लिए स्वयं का लाभ नहीं देखा जाता। वे दूसरों के हित में कार्य करने के पक्षधर थे और इसके लिए दिखावा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऐसे लोगों का मिलना उन्हें थोड़ा सा असंभव लग रहा था कि जो कि गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को साधारण तरीके से शिक्षित कर सके। तो इसीलिए उन्हें ये काम भी थोड़ा सा असंभव लग रहा था। अब वे आगे कहते हैं कि अब तक अंग्रेज़ी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी। अर्थात वे अंग्रेज़ी शिक्षा के अगेंस्ट थे
और उनका मानना था कि अगर अंग्रेज़ी शिक्षा इतनी उपयोगी है, इतनी फ़ायदेमंद है, तो अभी तक हमें कर्म की इम्पोर्टेंस क्यों नहीं बता पाई कि हमें अपने अच्छे कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि विलासिता पर या ऐशो आराम पर। अब वो आगे उदाहरण देते हैं कि महाराष्ट्र में तिलक और पारम जपे हैं, लेकिन हमारे वहाँ ऐसे कर्मठ त्यागी क्यों नहीं हैं। अब तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का यहाँ पर उदाहरण दिया है, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता और समाज सुधारक थे, और इन्होंने भी अंग्रेज़ी शिक्षा का विरोध किया था और समाज व देश के हित के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके वो सदा काम में ही लगे रहते थे। इसीलिए उन्हें कर्मठ त्यागी कहा गया है, काम में लगे रहने वाला व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर उन्हें ऐसे कर्मठ त्यागी नहीं मिल पा रहे हैं जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर भारतीय हित में, भारत के हित में और अपने देश के भविष्य के लिए ऐसे स्कूलों में रहकर कार्य करें। अब वो आगे लिखते हैं कि बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। उनका विचार है कि अगर हम बचपन से ही साधारण जीवन जिए तब तो हम ऐसे नियमों को मान सकते हैं, लेकिन अगर हम बचपन से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए तो हम सच्चे भारतीय नहीं बन सकते, क्योंकि सच्चे भारतीय वही होते हैं जो सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हों। उनका मानना है कि असंयत प्रवृत्ति और विलासिता हमें भ्रष्ट कर रही है, यानी हम जो हैं वो अनियंत्रित हो गए हैं। हमारा ध्यान चारों तरफ भटकता रहता है और ऐशो आराम की तरफ ज़्यादा भागता है, और जिसके कारण हम थोड़ा सा भ्रष्ट हो गए हैं, यानी हम ऐश आराम पाने के लिए गलत रास्ते को भी अपनाने पर तैयार हो जाते हैं। दारिद्र्य को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे, अर्थात दारिद्र्य मतलब गरीबी, यानी जो लोग गरीबी हैं, गरीब सहन नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हर प्रकार की दैन्य हमें पराभूत कर रहा है, और उन्हें लगता है कि गरीबी जैसे कि उन्हें अपमानित कर रही है, और अपनी इस गरीबी को मिटाने के लिए वो दिखावा भी करते हैं और अपने ऐशो आराम की वस्तु को प्राप्त करने के लिए कई बार तो गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। इसीलिए वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बीच तुम एक बार यहाँ पर आओ, ताकि तुम्हारे साथ जुड़कर इस काम की बुनियाद रखी जा सके, अर्थात तुम्हारे साथ मिलकर इस विद्यालय को खोलने की एक नींव रखी जा सके, एक अच्छा विद्यालय खोला जा सके। वे आगे लिखते हैं कि उस दिन सरस्वती नाम की एक हिंदी पत्रिका में देखा कि मेरी छोटी कहानी मुक्ति का उपाय प्रकाशित हुई है। हिंदी में पढ़ना मुझे अच्छा लगा, कहीं भी रसभंग नहीं हुआ। अब रविंद्रनाथ ठाकुर जी की मातृभाषा बांग्ला थी और वे उसी भाषा में अपनी कहानी और कविताएं इत्यादि लिखते थे, लेकिन जब उन्होंने हिंदी की मैगज़ीन में अपने द्वारा लिखी गई कहानी को हिंदी में पढ़ा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पढ़ने में उन्हें कहीं पर भी बाधा नहीं आई और पढ़कर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। वे आगे लिखते हैं कि एक खबर तुम्हें दे नहीं पाया, अचानक मेरी मंझली बेटी रेणुका की शादी हो गई। एक डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा मैं शादी करूँगा। मैंने कहा करो। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे दिन ही ब्याह हो गया। अब लड़का अपनी एलोपैथी डिग्री पर होम्योपैथी का मुकुट लगाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहा है। वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं होगा। लड़का अच्छा है, विनयी और कुशल है। अब यहाँ पर वे एक न्यूज़ दे रहे हैं कि उनकी मंझली बेटी रेणुका की शादी हो गई है और लड़का डॉक्टर है और उसने एलोपैथी की डिग्री ले रखी है और अब होम्योपैथी की डिग्री लेने के लिए अमेरिका जा रहा है। लड़का अच्छा है, विनयी और कुशल है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने रविंद्रनाथ ठाकुर और जगदीश चंद्र बसु जी द्वारा लिखे गए पत्र में देखा कि किस तरीके से दो घनिष्ठ मित्र अपने हर प्रकार की बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं
और एक दूसरे से राय भी लेते हैं। और अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है या किसी बात को गलत भी बताता है तो जो सच्चे मित्र होते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसमें बदलाव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सच्चे मित्र ही हमें बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इस पाठ में हमने बहुत से नवीन शब्दों को भी जाना, जैसे प्रलुब्ध, आबद्ध, अंतर्वेदना इत्यादि। तो इन शब्दों के अर्थ को पढ़कर आपको याद करना है और उसका प्रयोग अपने जीवन में करने का प्रयास करना है। प्रलुब्ध जैसे लालच में पड़ना, आबद्ध यानी बंधा हुआ, अंतर्वेदना यानी मन के भीतर का दुख, स्पंदित यानी झकझोरा हुआ, उद्वेलित अर्थात ऊपर से बहाया हुआ या उफनता हुआ, एक्साइटेड, प्रज्वलित जागृत किया हुआ, विलासिता ऐशो आराम, आडंबर मीन्स दिखावा करना, कर्मयोगी कर्म में विश्वास रखने वाला, कर्मठ जो हमेशा काम में लगा रहता है, दारिद्र्य गरीबी, पराभूत हारा हुआ या तिरस्कृत, बुनियाद यानी नींव और आधारशिला। तो ये नवीन शब्द हमने आज जाने।